नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। यूपी की सियासत में आज का दिन कई सियासी दलों के लिए बेहद चुभने वाला रहा। आज मुलायम सिंह यादव की सियासी पिच पर पीएम मोदी ने बैटिंग कर सपा के खेमे में खलबली मचा दी। हलचल इसलिए भी तेज हुई क्योंकि प्रधानमंत्री का यह दांव सपा के कोर वोट बैंक में से मारी का था। पीएम मोदी ने कानपुर में चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इसमें उन्होंने समाजवाद शब्द का कई बार जिक्र किया, सपा पर तंज किया। चौधरी हरमोहन सिंह यादव यूपी के दिग्गज यादव नेताओं में से एक थे। वो मुलायम सिंह यादव के करीबी मित्र थे, लेकिन अब उनके परिवार का झुकाव सपा की जगह खुले तौर पर भाजपा की तरफ हो गया है। चौधरी हरमोहन यादव के बेटे और पूर्व राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने तो आज पीएम मोदी की जय जयकार तक कर डाली। सुखराम यादव सपा से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब उनके सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। ये बात अखिलेश यादव को बुरी तरह चुभ रही है। आज मैं सियासत के इस यादव कार्ड के हर पहलू के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि मायावती ने आखिर ओम प्रकाश राजभर के लिए दरवाजे क्यों बंद कर दिए और क्या है अखिलेश यादव का 2024 चुनाव को लेकर झाड़ फूंक वाला दांव। आखिर कैसे सपा अध्यक्ष ने अपने नाराज सहयोगी दलों को फिर से मना लिया है। बात तो चुभेगी में इन तमाम खबरों का करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। चौधरी हरमोहन सिंह यादव के बेटे सुखराम यादव ने आज खुले मंच से कहा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं मुलायम सिंह यादव के साथ रहकर मोदी की जय जयकार कर रहा हूं, यानी कोई पर्देदारी नहीं। खुलकर अब सपा के करीब रहा कानपुर का एक दिग्गज सियासी परिवार भाजपा के साथ खड़ा हो चुका है। इस परिवार के नेताओं को यादव समाज का क्षत्रप माना जाता है। भाजपा ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो 2024 में यूपी की सभी लोकसभा सीटें यानी 80 में से 80 सीटें जीतकर ही दम लेगी। और ये तभी मुमकिन है जब सपा के यादव और मुस्लिम समीकरण में सेंध लगाई जाए, जिसके लिए आज से खुद पीएम मोदी ने ही कमान संभाल ली है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने अपना राजनीतिक जीवन ग्राम पंचायत से शुरू किया था। उन्होंने ग्राम सभा से राज्यसभा तक का सफर तय किया। एक समय मेहरबान सिंह का पुरवा से यूपी की राजनीति को दिशा मिलती थी। मोदी है तो मुमकिन है। जय मोदी, जय भारत, जय हिंद। हम लोग पुराने सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं। हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे। माननीय मुलायम सिंह के साथ रह करके आज मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। अखिलेश की साइकिल रोकने का मोदी प्लान। सपा की जमीन खिसकाने का समाजवादी अभियान। लोहिया जी का मानना था कि समाजवाद समानता का सिद्धांत है। वो सतर्क करते थे कि समाजवाद का पतन उसे असमानता में बदल सकता है। लाल चक्रव्यूह पर भारी राजनीति की नई रिश्तेदारी। लोहिया जी के विचारों को उत्तर प्रदेश और कानपुर की धरती से हरमोहन सिंह यादव जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति में जो योगदान किया, समाज के लिए जो कार्य किया, उनसे आने वाली पीढ़ियां उनको निरंतर मार्गदर्शन मिल रहा। भाजपा का मिशन कानपुर, सपा में हलचल तेज। सामाजिक जीवन में हरमोहन सिंह यादव जी ने जो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया वो अतुलनीय है।
अखिलेश के वोट बैंक पर भाजपा की सर्जिकल स्ट्राइक। आज मैं माननीय मोदी जी के विचार को सुन करके अपने गांव और गांववासियों की ओर से उनका हार्दिक आभार और उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे पिताजी के बारे में जो चर्चा की है। साइकिल की राह में भाजपा की नई दीवार। हाल के समय में विचारधारा या राजनीतिक स्वार्थों को समाज और देश के हित से भी ऊपर रखने का चलन शुरू हो गया है। मुलायम के गढ़ से अखिलेश को खुला चैलेंज। कई बार तो सरकार के कामों में विपक्ष के कुछ इसलिए अड़ंगे लगाते हैं क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो अपने लिए फैसले वो लागू नहीं कर पाए। मुलायम की पिच पर मोदी की बैटिंग। बात तो चुभेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने चौधरी हरमोहन सिंह यादव को इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन का सेनानी बताया। उन्होंने कहा कि जब आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को कुचला गया तो सभी प्रमुख पार्टियों ने एक साथ आकर संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी और इस जंग में चौधरी हरमोहन सिंह यादव एक जुझारू सैनिक थे। पीएम ने बार बार दोहराया कि हमारे यहां देश और समाज के हित विचारधाराओं से बड़े रहते हैं। संदेश साफ है कि भाजपा वैचारिक हदों से आगे बढ़कर नए सिरे से विस्तार में जुट चुकी है और इसके लिए वो सपा के गढ़ में पांव मजबूत करेगी। कानपुर के मेहरबान सिंह का पुरवा में 12 राज्यों से यादव समाज के नेता मौजूद थे। चौधरी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि का ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद और हरमोहन सिंह के बेटे सुखराम यादव की अगुवाई में हो रहा था और मंच की कमान संभाल रखी थी उनके बेटे मोहित यादव ने। मोहित इस वक्त भाजपा में है। आधुनिक विश्व के महानायक, सनातन संस्कृति के महायोद्धा, उन्नत भारत के निर्माता, हम सबके जन जन के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह का दिन होने और कई व्यस्तताओं की वजह से प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे। पीएम मोदी करीब आधे घंटे तक इस समारोह में ऑनलाइन शामिल हुए और इस दौरान 15 मिनट तक उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें उन्होंने समाजवादी नेता चौधरी हरमोहन सिंह के योगदान को बार बार दोहराया। हरमोहन जी इस बदलाव के लिए शिक्षा को सबसे जरूरी मानते थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया उसने कितने युवाओं का भविष्य बनाया। उनके कामों को आज सुखराम जी और भाई मोहित आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सुखराम सिंह यादव और मोहित यादव का जिक्र किया उससे साफ है कि इसका बड़ा सियासी संदेश है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव के पोते मोहित यादव का भी पीएम मोदी ने जिक्र कर ये साफ इशारा दे दिया कि अब चौधरी हरमोहन सिंह यादव की सियासी विरासत की कमान भाजपा के विचारों पर चलने वाले संभालेंगे। वहीं सपा के राज्यसभा सांसद रहे चौधरी सुखराम सिंह यादव ने खुलकर पीएम मोदी की तारीफ की। मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु मानने वाले सुखराम सिंह यादव ने बार बार मुलायम का नाम लिया और इसके बाद पीएम मोदी की जय जयकार भी कर डाली। हम लोग पुराने सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं। हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के लोग से माननीय मुलायम सिंह के साथ रह करके आज मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आपका भविष्य, हमारे लड़के का भविष्य, पूरे परिवार का भविष्य, इस गांव का भविष्य, इस क्षेत्र का भविष्य आपके हाथों में है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुखराम यादव ने पीएम मोदी को अगली बार अपने गांव आकर लोगों से सीधे मिलने का न्योता भी दे डाला। एक बात मैं कहूंगा, हमारे गांव वालों को कहना है कि हमको मजा नहीं आया। उनका मजा जब आएगा जब आप व्यक्तिगत रूप से सामने आकर के एक बार हमारे गांव वासियों को एक बात संबोधित करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, निकट भविष्य जब भी प्रोग्राम बने कानपुर का, जब भी आप कानपुर आवे, उस कानपुर के लिस्ट में हमारे गांव मेहरबान सिंह पुरवा का नाम जरूर लिख लीजिएगा।
इससे साफ हो गया कि जिन चौधरी हरमोहन सिंह यादव को मुलायम सरकार के जमाने में कभी मिनी सीएम कहा जाता था, अब उनका परिवार भाजपा के साथ खड़ा है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने अपना राजनीतिक जीवन ग्राम पंचायत से शुरू किया था। उन्होंने ग्राम सभा से राज्यसभा तक का सफर तय किया। वो प्रधान बने, विधान परिषद सदस्य बने, सांसद बने। एक समय मेहरबान सिंह का पुरवा से यूपी की राजनीति को दिशा मिलती थी। पीएम मोदी ने इस मौके पर जो कुछ कहा उसके कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें विपक्ष को लेकर नसीहत भी थी कि दल का विरोध, व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में न बदलें। विचारधाराओं का अपना स्थान है और होना भी चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो हो सकती हैं, लेकिन देश सबसे पहले है। कानपुर में पीएम मोदी की इस वर्चुअल सभा ने समाजवादी पार्टी के भीतर खलबली मचा दी। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम पर इशारों में तंज किया। चौधरी हरमोहन सिंह जी ने लगातार समाज को जोड़ने का काम किया। समय समय पे उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक और पिछड़े और दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। और वर्चुअल रैली में वो आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। अखिलेश यादव के इस चुभने वाले हमले से समझा जा सकता है कि पीएम मोदी के मेहमान सिंह पुरवा के जरिए दिए गए राजनीतिक संदेश ने राज्य की सियासी गर्माहट को कितना बढ़ा दिया है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश पांडे भी जुड़े हुए, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारियां मैं आपको बता दूं कि आपने सुना कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने चौधरी हरमोहन सिंह यादव को याद किया, अब आपको इसके पीछे मौजूद सियासत की बिसात का जो संदेश है उसके बारे में बताता हूं। देखिए, पीएम मोदी ने सबसे पहले वर्चुअल संबोधन की वजह बताई। नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का जिक्र उन्होंने किया। संवैधानिक दायित्वों की वजह से दिल्ली में रहना जरूरी बताया। मेहमान सिंह का पुरवा को राजनीति का गढ़ बताया। चौधरी हरमोहन सिंह को गांव है मेहमान सिंह का पुरवा। हरमोहन सिंह यादव के संघर्ष की पीएम मोदी ने याद दिलवाई। 1984 के दंगों में सिखों की जान बचाने का जिक्र किया। हरमोहन सिंह यादव के आदर्श को अतुलनीय बताया। समाजवादी पार्टी पर इशारों में तीखा तंज किया। पीएम ने कहा, जो खुद फैसले नहीं ले पाते वो विरोध करते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। पीएम ने दर्जन भर बार समाजवाद शब्द का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, समाजवाद वाद विवाद का विषय नहीं है, समाजवाद समानता का सिद्धांत है। बार बार राम मनोहर लोहिया का उन्होंने हवाला दिया। लोहिया के रामायण मेला शुरू करने की चर्चा की। लोहिया की गंगा की सफाई की अपील की चर्चा की। अब समाज के सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनरुद्धार हो रहा है, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। देखिए, सुखराम सिंह यादव मुलायम सिंह यादव की आज भी तारीफ करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को तंज भरी नसीहत देते हैं। लेकिन आज उन्होंने पीएम मोदी को लेकर जो कुछ कहा, इतना खुलकर उन्होंने पहले कभी नहीं कहा था। इसलिए इसके हर शब्द को समझना जरूरी है, क्योंकि राजनीति में हर अक्षर की खास अहमियत होती है। सुखराम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री की तारीफ में सुनिए, समझिए। सुखराम सिंह यादव ने जय मोदी के नारे लगाए। मोदी है तो मुमकिन है का नारा भी लगाया। मैंने अपने बेटे को आपको सौंप दिया है, ये बात कही। आपने हमें बहुत मान सम्मान दिया, ये बात कही। हम सोशलिस्ट लोग मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, इस बात का जिक्र किया। और उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा, सुनिए। आज हम मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। आप सभी प्रधानमंत्रियों से आगे निकल गए। आपको भगवान का आशीर्वाद है। विदेश में हर तरफ आपकी तारीफ सुनी। युवाओं को लगता है कि मोदी है तो
ध्यान रखा जाएगा। ये तमाम बातें कही सुखराम सिंह यादव ने, जो कि सपा से पूर्व राज्यसभा सांसद और कुछ ही दिन पहले वो पूर्व हुए, यानी अभी तक वो राज्यसभा में मौजूद थे। वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, सीधे तौर पर ये कहा जाए कि बीजेपी का जो मिशन 80/80 है, यानी 80 में से 80, ये उसको लेकर जो भी चर्चाएं चल रही थी उसकी तरफ भाजपा कदम बढ़ा रही है, रणनीति तैयार कर रही है, यानी पिच तैयार की जा रही है। वीरेश, देखिए रोहित जी, दूसरी पार्टियां अभी सोई हुई हैं, संघर्षरत हैं। समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की सबसे बड़े गठबंधन का नेतृत्व करती है, वो आपसी खींचतान में व्यस्त है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता यादव वोट बैंक में ही सेंध लगाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हरमोहन सिंह यादव वो क्षत्रप मुलायम सिंह यादव के रहे जो उत्तर प्रदेश की सियासत में कानपुर देहात और आसपास के जिलों में समाजवादी पार्टी के उत्थान और उसके पुष्पन और पल्लवन के लिए जाने जाते रहे और संस्थापक सदस्य रहे। समाजवादी पार्टी के ऐसे क्षत्रप जिनको तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अपने अपने जो तरीके हैं वैसे कर रही है। हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर जिस तरीके से भावनात्मक भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, उससे एक तीर से कई निशाने उन्होंने किया। एक तो यादव वोट बैंक में मुलायम सिंह यादव के साथ साथ जो विश्वास रखने वाले हैं, मुलायम सिंह में आस्था रखने वाले हैं, मुलायम सिंह से प्यार करने वाले हैं, ऐसे समाजवादी, ऐसे यादव वोट बैंक में इसके माध्यम से प्रधानमंत्री अपनी तरफ सिंपैथी, भाजपा की तरफ सिंपैथी बिटोरने की एक हद तक उन्होंने कोशिश की और सफल भी रहे। और ऐसे में उनका पूरा कुनबा जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है, ये कोई सामान्य तारीफ नहीं है। हरमोहन सिंह यादव समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में एक अहम मुकाम रखते हैं और ऐसे में जो जो समाजवादी हैं, जो मुलायमवादी हैं, जो समाजवादी पार्टी की स्थापना से संबंध रखने वाले समाजवादी हैं, उनके मन में एक आस्था, प्यार और मोहब्बत की जगह नरेंद्र मोदी जी ने बना ली है। और ऐसे में ये कोशिश उनकी लगातार जारी है और भी चीजें देखने को मिलेंगी। और साथ ही सिख समुदाय के लिए जो योगदान है हरमोहन सिंह यादव का, उसको भी उन्होंने कैटल करने की कोशिश की है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ कमांडर हैं, 2024 की तैयारी में लग चुके हैं। जब दूसरे लोग आपस में संघर्षरत हैं और अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कमांडर 2024 के लिए निकल चुके हैं, तीर कमान से निकाल रहे हैं, करके लगातार कभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देते हैं, कभी विकास की बात करते हैं, कभी जाति जो हरमोहन सिंह यादव की है उसको कैटल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो यह उसी कोशिश का नतीजा दिख रहा है वीरेश, जो आज देखने को मिला। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटते हैं और अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, जिन्होंने आज सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया। अखिलेश यादव ने इशारों में साफ कर दिया कि 24 के चुनाव में किसी भी बड़े दल के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। यानी अखिलेश यादव ने 22 में जो गुलदस्ता सजाया था, उसी तरह की तस्वीर 24 के चुनाव में भी दिखाई देगी। हालांकि इस गुलदस्ते में शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर नाम के फूल नहीं होंगे और गठबंधन के जो नेता नाराज दिख रहे थे, अब वो भी अखिलेश यादव के समर्थन में दिखाई देने लगे। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए जो गठबंधन तैयार किया था वो फेल तो हो गया, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए अखिलेश कोई नया गठबंधन नहीं करने वाले। इस गठबंधन में जितने नेता बचे हैं, अखिलेश उन्हीं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति तैयार करने लगे हैं। ये बात अखिलेश ने कन्नौज में कही। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी, जो दल हैं अभी जो दल बचे उनके साथ। अखिलेश यादव की ये रणनीति बहुत पहले से ही साफ होने लगी थी, क्योंकि जयंत चौधरी को गठबंधन में बनाए रखने के लिए उन्होंने वो सब किया जो जयंत चाहते थे। और राजभर की बातों से उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि अब राजभर टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर अखिलेश 22 के चुनाव वाला गठबंधन ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इसमें भी कई सवाल हैं। पहला सवाल तो ये
कि इस गठबंधन में आखिर कितने दल बचे हैं, क्योंकि जयंत को छोड़कर कोई भी बड़ा नेता मजबूती से खड़ा दिखाई नहीं देता। छोटे दलों की बात करें तो केशव देव मौर्य का महान दल पहले ही गठबंधन से अलग है। संजय चौहान की जनवादी पार्टी भी पिछले कुछ दिनों तक नाराज दिख रही थी। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन टूटे अभी 100 घंटे भी नहीं बीते। शिवपाल यादव की प्रसपा को खुद अखिलेश ने विदाई संदेश भिजवा दिया है। पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव की तारीफ कर स्थिति साफ कर दी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो स्टेटमेंट दिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी एसी की राजनीति करते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने उनको संघर्ष करते देखा है, मैंने उनको सुबह से रात तक साइकिल चलाते देखा है और रात से सुबह तक क्रांति रथ लेकर के भी चलते हुए देखा है। तो मेरा ये मानना है कि जब जब ज़रूरत पड़ी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे गठबंधन के नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी ने सड़क पर उतर के संघर्ष किया है। पल्लवी पटेल ने चुप्पी तोड़ते हुए भविष्य के साफ संकेत दे दिए हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जो नेता अखिलेश से अलग हुए हैं वो फिर से साथ आ सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य आजम खान से मिले थे और चर्चा ये भी हुई कि केशव देव मौर्य अब अखिलेश को लेकर नरम हो गए हैं। इसका उदाहरण उनका ताजा बयान है, जिसमें उन्होंने राजभर पर निशाना साधा और अखिलेश यादव की तारीफ की। जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लेटर लिखा गया उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। जब रिश्ते खराब हो ही चुके हैं और सब जान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी और शिवपाल जी से उनके रिश्ते खराब हो चुके हैं और वो रिश्ता मर चुका है, तो उससे अलग हो जाना ही ठीक था। आप पिछली बार आए थे इंटरव्यू में नितिन जी, तो भी मैंने कहा था कि एक को तो कही देना चाहिए, तलाक हमारा हो गया। ठीक किया तो लेटर करके अलग हो गए। अब बयानबाजी से जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। केशव देव मौर्य का आजम से मिलना और अखिलेश यादव की तारीफ करना बहुत कुछ बताता है, क्योंकि यही केशव देव मौर्य अखिलेश पर आरोप लगाते सुने गए थे। इन्हीं केशव देव मौर्य ने अखिलेश को चापलूसों से घिरे रहने वाला नेता कहा था। हालांकि अखिलेश ने भी अब इशारों इशारों में बहुत कुछ बयां कर दिया है। जरूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। सिर्फ महान दल ही नहीं, जनवादी पार्टी के सुर भी अब अखिलेश के साथ सुनाई दे रहे हैं। संजय चौहान ने भी ओपी राजभर की तरह आजमगढ़ उपचुनाव में प्रचार किया था और 24 के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन असल में एसी नहीं तोड़ा है। अगर ओम प्रकाश राजभर की बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका जो स्वयं का वजूद है वो परजीवी प्राणी हैं। परजीवी प्राणी हैं जिनका खुद का वजूद नहीं है कि वे एक भी विधायक जिता ले। यानी अखिलेश के 24 के गठबंधन की तस्वीर भी अब बहुत हद तक साफ है। जयंत चौधरी, केशव देव मौर्य और संजय चौहान अखिलेश के साथ दिखाई दे सकते हैं, जबकि पल्लवी पटेल ने भी तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। वहीं शिवपाल अब दोबारा कभी अखिलेश के साथ खड़े होंगे ऐसा नामुमकिन नजर आ रहा है। शिवपाल की चुप्पी में ही अब उनका जवाब है। अब शिवपाल बोलेंगे नहीं, बल्कि 24 में वही काम करके दिखाएंगे जो 19 में दिखाया था। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव आखिर किस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, अब आइए जल्दी से मैं आपको वो बताता हूं। अखिलेश यादव का झाड़ फूंक मंत्र क्या है? देखिए, अब शब्द पर न जाइए, लेकिन इसकी अहमियत समझिए। राजभर से नाता तोड़ने के बाद नई रणनीति, नाराज सहयोगी दलों को समझा बुझाकर मनाया। महान दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट से नाराजगी दूर होती दिख रही है। दोनों दलों ने सपा नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। महान दल के केशव देव मौर्य अब अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। केशव देव मौर्य ने राजभर को जोकर बताया। केशव देव मौर्य ने राजभर को आस्तीन का साम बताया। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान के सुर भी बदले। संजय चौहान ने राजभर को परजीवी बताया। अपना दल के की नेता पल्लवी पटेल भी राजभर पर बरसी। राजभर पर इन सब का एक साथ बरसना बड़ी रणनीति माना जा रहा है। अखिलेश यादव का ऐलान, जो सहयोगी अभी साथ हैं वही आगे भी रहेंगे। तो ये तमाम बातें एक बड़ी रणनीति की तरफ इशारा करती है। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे ब्यूरो चीफ। वीरेश,
क्या कहना है? ये सब लोग कुछ दिन पहले तक नाराज दिख रहे थे, लेकिन अब केशव देव मौर्य हो चाहे डॉक्टर संजय चौहान हो, सब तारीफ कर रहे हैं अखिलेश यादव उनके नेतृत्व। देखिए, अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को बदला है। ओम प्रकाश राजभर के एसी वाले बयान के बाद अखिलेश यादव ने अपने सभी सहयोगियों से फोन पर टेलीफोनिक वार्ता की है, उन्हें समझाने बुझाने का काम किया है, उन्हें सम्मान देने की बात की है और ओम प्रकाश राजभर को अकेला करने की कोशिश अखिलेश यादव अब करने लगे हैं। और ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर न बसपा के रहें न भाजपा के रहें और समाजवादी पार्टी में तो वो रहे ही नहीं और उनकी हालत वैसी हो जाए जैसी कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में हुई थी कि न वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन करने लायक रहे थे न भाजपा के गठबंधन से वो बच पाए थे। ऐसे में वो अकेले चुनाव लड़े थे और अकेले चुनाव लड़े थे तो उसका हश्र 2019 में सबको पता है उनके रिजल्ट कितने आए थे, एक भी सीट नहीं मिली थी। और जैसा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के संजय चौहान और केशव देव मौर्य कह रहे हैं, पल्लवी पटेल कह रहे हैं कि जब वो अकेले चुनाव लड़े थे 2019 में तो कहीं 400 कहीं 500 कहीं 5000 कहीं 2000 कहीं 1000 पाए थे, वैसा ही हश्र 2024 में समाजवादी पार्टी के मुखिया और जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के नेता हैं अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर को कर देना चाहते हैं। और एक बयान तो और बसपा की तरफ से आ गया है, आकाश आनंद ने, मायावती के भतीजे ने, पार्टी के उत्तराधिकारी ने ओम प्रकाश राजभर को अवसरवादी करार दिया है और कह दिया है कि यहाँ कोई जगह नहीं बची है। तो अखिलेश यादव घेरने में तो तस्वीर और रणनीति वीरेश साफ दिख रही है। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटते हैं, बढ़ते आगे। अखिलेश यादव ने आज ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ खेला कर दिया। उन्होंने राजभर के बयानों की पुरानी डिक्शनरी खोल दी। सपा और सुभाषपा के बीच सियासी रिश्ते खत्म होने के बाद आज अखिलेश यादव पहली बार पत्रकारों के सामने आए। अखिलेश यादव की बातें सुनकर यह समझ में आ रहा था कि वो राजभर की बयानबाजी को लेकर किस हद तक नाराज है। अखिलेश यादव ने इशारों इशारों में यह भी बता दिया कि राजभर से जब उनकी मुलाकात होती थी तो राजभर की भाषा भाजपा नेताओं को लेकर कैसी होती थी। यानी राजभर के खिलाफ अब अखिलेश यादव राजभर वाला ही दांव चल रहे हैं। सपा और सुभाषपा का गठबंधन टूटने के बाद अब अंदर की बातें बाहर आने लगी हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जो कुछ नजदीक से देखा उसे तो उन्होंने 24 जुलाई को ही बता दिया था, लेकिन अब अखिलेश यादव भी राजभर की पोल खोलने लगे हैं। बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज्यादा सोचना है। अखिलेश यादव ने राजभर के सवाल पर पहली बार जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि बात राजभर को चुभ गई होगी। राजभर के बारे में जब अखिलेश से सवाल हुआ तो उन्होंने ये तंज कस दिया कि राजभर कैसे नेता हैं, इसे लखनऊ के पत्रकार अच्छी तरह समझते हैं। ओम प्रकाश राजभर को अभी क्या कोई पूछ नहीं रहा है, आपने उनको आजाद कर दिया तो? मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न कराएं। राजनीति में जुबान और जज्बात दोनों बहुत जल्दी बदल जाते हैं। ऐसा ही सुभाषपा के साथ हुआ है। जो राजभर चुनाव से पहले भाजपा नेताओं पर तल्ख टिप्पणी किया करते थे, उनकी जुबान पर अब भाजपा नेताओं के बारे में कोई तीखा शब्द नहीं आता और अखिलेश इसी बात को लेकर अब भाजपा पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था, वो मैं जानता हूँ। अखिलेश यादव राजभर की वो बातें याद दिला रहे थे जो शायद ही कोई भूला होगा, क्योंकि हर मंच और रैली से राजभर के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा हुआ करती थी। भाजपा नेताओं के लिए कही गई राजभर की कुछ बातों को तो टीवी पर भी नहीं सुनाया जा सकता, हालांकि कुछ बातें आप सुन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर
अगर गांव में दिखाई तो बोला होकर पिटाई हुई कि न हुई है। ओपी राजभर की ऐसी बातें चुनाव से पहले हर दिन सुनाई देती थी, लेकिन सियासत में जब हालात बदलते हैं तो पुरानी बातें भी भुला दी जाती हैं और तभी आज भाजपा नेता राजभर के स्वागत के लिए बेकरार दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं, सब लोग देखिए भारतीय जनता पार्टी को सत्यता सब पहचान गए कि ये निस्वार्थ पार्टी है, ये राष्ट्र की पार्टी है, ये परिवार का स्वार्थ नहीं है। कोई बंगला गाड़ी घोड़ा यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं बनाना है, ना हमारे पूज्य महाराज जी को बनाना है। भाजपा के नेता राजभर की हाँ का इंतजार कर रहे हैं और राजभर बसपा का नाम भूलने को तैयार नहीं। इस बार उन्होंने अखिलेश यादव और अमित शाह के एसी का अंतर भी समझाया है। एसी में दोनों हैं, दोनों के काम को देख लीजिए। एसी में अमित शाह जी भी रहते हैं, लेकिन काम को देख लीजिए। 4 मीटिंग अखिलेश से तो आगे हैं, 4 मीटिंग उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी में 4 मीटिंग पूरे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल से बुला करके मीटिंग कर चुकी 4 बार। अखिलेश जी तो एक बार नहीं किया। आप बताइए। राजभर का दिल और दिमाग पूरी तरह से भाजपा की तरफ दिखाई देता है। हालांकि उनकी जुबान पर अभी भी बसपा के साथ जाने का जिक्र है, लेकिन राजभर की अगली राह तभी फाइनल मानी जाएगी जब वो इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि पूर्वांचल में अगली लड़ाई सपा बनाम सुभाषपा की भी दिखाई देने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ओम प्रकाश राजभर का अगला ठिकाना कहां होगा, इसको लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस है। अभी तक राजभर बसपा के साथ गठबंधन करने की बात करते थे, लेकिन आज बसपा की तरफ से बिना नाम लिए राजभर पर चुभता हुआ हमला किया गया। आकाश आनंद ने ट्वीट किया और इशारों में राजभर को अवसरवादी बताया। यानी राजभर अब कहीं भी जाएं, बसपा उन्हें अपने साथ लेकर नहीं चलेगी। आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर ने राजनीति की शुरुआत बसपा से की। के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन है आपकी? बहुजन समाज पार्टी। आखिर क्यों आप बहुजन समाज पार्टी के प्रति इतना आकर्षित? हम 14 साल उसमें रहे हैं ना, जानते हैं अंदर के। अखिलेश यादव ने राजभर की पार्टी से गठबंधन तोड़ा तो राजभर मायावती का दरवाजा खटखटाने की बात कहने लगे। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता, मायावती की पार्टी ने राजभर के आने से पहले ही पार्टी का दरवाजा उनके लिए बंद कर दिया है। बसपा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट किया, मायावती के शासन, प्रशासन, अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आकाश आनंद का ट्वीट ऐसे वक्त में आया है जब ओम प्रकाश राजभर मायावती की खूब तारीफ कर रहे हैं और बसपा के साथ गठबंधन करने की बात कह रहे हैं। जिस दिन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था, उसी दिन ओपी राजभर की जुबान पर मायावती का नाम कई बार आया। निकाह के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन है आपके लिए? बहुजन समाज पार्टी। आखिर क्यों आप बहुजन समाज पार्टी के प्रति इतना आकर्षित हैं? हम 14 साल उसमें रहे हैं ना, जानते हैं अंदर के हाल। तो मायावती जी से मुलाकात हुई आपकी? अब का चल रहेंगे, अब जुगाड़ बना रहे हैं, अब मिलेंगे ना। मिलने के लिए जुगाड़ बनाना पड़ेगा? नहीं, जुगाड़ तो बना हुआ है। अच्छा, लाइन पहले खींच ली गई है। सब सही है। जब जाने कि इधर तलाक होने वाला लिखा पढ़ी हो रही है। आपसे मैंने कल या परसों मैंने कहा ना कि उधर टाइप हो रहा है तलाक। राजभर जुगाड़ लगाने की तैयारी में थे या नहीं, ये तो साफ नहीं, लेकिन बसपा समझ गई कि राजभर मायावती का नाम लेकर कोई नया गेम खेलने की तैयारी कर चुके हैं और यही वजह रही कि राजभर के साथ सियासी रिश्तों पर पूर्ण विराम लगा दिया। राजभर तो यहाँ तक दावा कर रहे थे कि मायावती की हर मीटिंग की जानकारी उनके पास है। 4 मीटिंग हो गई उनकी लोकसभा चुनाव की तैयारी की। और कैसे ही थोड़ा हम बतिया रहे। तो कह रहे थे उस दिन इंटरव्यू में कि जो बैठ के घर में ट्विटर की चिड़िया उड़ाएगा उससे उसका रिजल्ट उसके सामने आ जाएगा। तो मायावती जी ट्विटर पर हैं? अच्छा, वो ट्विटर पर नहीं रहती हैं, जमीन पे रहती हैं। नहीं, वो अपने नेताओं को बुला करके उनसे मिलती हैं, उनसे बात करती हैं। क्या कमी है संगठन में, उसको पूरा कराने के लिए वो अपने नेताओं से बराबर वार्ता करती रहती है। राजभर ने मायावती के लिए
बहुत मीठी मीठी बातें कही, लेकिन आकाश आनंद ने अपने ट्वीट में इशारों इशारों में राजभर को अवसरवादी बता दिया है। साथ ही ये समझाया है कि मायावती के अनुशासन की तारीफ हर जगह होती है और जो भी उनके साथ जुड़ेगा वो अनुशासन वाला ही होना चाहिए। अब इस ट्वीट के बाद राजभर के सुर जरूर बदलेंगे, यानी जो राजभर मायावती के गुण गा रहे थे, अब उन्हीं राजभर की जुबान से मायावती पर सियासी हमले का इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं कि आखिर बसपा की तरफ से राजभर को क्यों नो एंट्री का संदेश दिया गया, आखिर क्यों मायावती ने राजभर के लिए दरवाजे बंद कर दिए। जी हां, सुभाषपा अध्यक्ष ने बार बार बसपा से गठबंधन का इशारा दिया, लेकिन बसपा के राज को गुंडाराज भी बता डाला। राजभर ने बसपा से हाथ मिलाने की बात कही, लेकिन सीएम योगी की जमकर तारीफ कर डाली। राजभर ने मायावती को मजबूत नेता बताया, लेकिन एसी वाली राजनीति को लेकर तंज भी कसा। बसपा पर बयान एसी पॉलिटिक्स की वजह से आज एक विधायक है। राजभर ने सालों पहले बसपा से बगावत की थी। मायावती को राजभर की ऐसी अस्थिर राजनीति शायद पसंद नहीं। बसपा ने स्वार्थी अवसरवादी बताकर दरवाजे बंद कर दिए, तो अपने आप में बड़ी बात। वीरेश हमारे साथ जुड़े। वीरेश, ट्वीट आकाश आनंद का आता है, उसमें हालांकि किसी नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन राजनीति में शब्दों की बड़ी अहमियत होती है और जिस तरीके से जो ट्वीट किया गया उससे साफ साफ लगता है कि सीधे तौर पर बात ओम प्रकाश राजभर की हो रही है। जी, लगता है वीरेश क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी रोहित जी, निश्चित रूप से आकाश आनंद पार्टी के उत्तराधिकारी हैं और मायावती की पार्टी में कोई भी शख्स बिना उनकी मर्जी के ट्वीट या बाइट नहीं दे सकता है। हम लोग कहते थे पार्लियामेंट में कि अगर बसपा के किसी सांसद या नेता से मुंह पर माइक लगाकर आपका नाम क्या है, कहते थे पूछ कर आएंगे बहन जी से तब बताएंगे। आपके पिताजी का नाम क्या है, तब बताएंगे, बहन जी से पूछ के आएंगे तब बताएंगे। तो आकाश आनंद ने यह ट्वीट किया है इस बदलते हुए सियासी माहौल में, तो आकाश आनंद ने मायावती के कहने पर किया है। ये भतीजे हैं, उत्तराधिकारी है पार्टी के और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इंचार्ज भी है, संभालते हैं। और ऐसे में जो लगातार बसपा की रट लगाए हुए थे ओम प्रकाश राजभर, आज ओम प्रकाश राजभर के लिए बुरा दिन है, क्योंकि उन पर प्रहार संजय चौहान ने किया, केशव देव मौर्य ने किया, पल्लवी पटेल ने किया और करारा जवाब अखिलेश यादव ने दिया। और आज पहली बार मुंह खोला अखिलेश यादव ने और सब कुछ कह दिया। ओम प्रकाश राजभर को इशारों में भी बोल दिया कि उन्होंने जो भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सुनील बंसल और स्वतंत्र देव और योगी आदित्यनाथ के लिए कहा है, अगर सार्वजनिक कर दूं तो सभी लोग बेनकाब हो जाएंगे, शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। और ऐसे में आज का दिन ओम प्रकाश राजभर की राजनीति के लिए बहुत ही दुखदाई वाला दिन रहा है, क्योंकि जहां जाना चाहते थे, जिसे छोड़कर आए थे, वहीं जाना चाहते थे और मायावती ने मना कर दिया है, संकेतों में अवसरवादी बता दिया है। और ऐसे में अब उनके पास दरवाजे बंद हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल तो कुल मिलाकर जो ट्वीट है वो ट्वीट इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के लिए दरवाजे बंद हो सकते हैं। वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ते आगे, और आज आजम खान के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक चुभने वाली खबर आई। दरअसल अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान सुप्रीम कोर्ट गए थे। आजम की मांग थी कि इस केस में जो चार्जशीट दायर हुई है उसे रद्द कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम अदालत से आजम परिवार को झटका लग गया। कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी। जिस सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को सबसे बड़ी राहत मिली, अब उसी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि वो इस मामले को सुनने लायक नहीं समझता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका पर सुनवाई की कोई वजह नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़नी चाहिए।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि 1993 की डेट ऑफ बर्थ पर आप कई साल तक जी रहे थे, आपको चुनाव लड़ना था, इसलिए दूसरा बनवाया होगा। हो सकता है कि महकमे के किसी अधिकारी से आपकी मिलीभगत हो और हो सकता है कि वो अधिकारी भी इसमें दोषी हो। इस बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आजम खान को बहुत चुभी होगी। कोर्ट ने कहा आपके खिलाफ 468 और 420 के तहत चार्ज किया गया है। आपको बता दें कि इसी मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल हुई थी। ये वही 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला है जिसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के 2017 विधानसभा चुनाव को रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई से इनकार किया तो आजम की मुसीबत और बढ़ने वाली है। इस मामले में जब 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कपिल सिब्बल ने ही मोर्चा संभाला था। बड़ी बात यह थी कि कपिल सिब्बल ने माना था कि अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए थे। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि पासपोर्ट अधिकारी ने भी सर्टिफिकेट को माना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दूसरा सर्टिफिकेट आपके एफिडेविट के आधार पर जारी हुआ है। इस पर सिब्बल ने कहा था कि ये फर्जीवाड़ा नहीं है, जब हम मान रहे हैं 2 सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों का दम तो दिखा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इस केस को सुनने के लिए तैयार नहीं। यानी जिस सुप्रीम कोर्ट की वजह से आजम खान 27 महीने बाद जेल से बाहर निकले, अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने आजम की मुश्किलें बढ़ा दी है। आजम खान सुप्रीम कोर्ट के कितने एहसानमंद हैं, इसका जिक्र उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत में भी किया था। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कहा 1 या 2 मुकदमे सही हो सकते हैं, 90 मुकदमे सच्चे नहीं हो सकते। आजम साहब, मुझ पर किसी का एहसान नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बचाया जी, मेरे मालिक ने और सुप्रीम कोर्ट ने बचाया, वरना मैं मर गया होता। वो मैं शायद इस दिन तक होता ही नहीं, मेरी ऐसी हालत। आजम खान ये मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जो चार्जशीट दायर हुई है उसे रद्द कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस वजह नहीं दिखी। यानी अब मुश्किलें आजम के सिर के ऊपर फिर से मंडराने लगी हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं कांवड़ियों की, जिनको लेकर यूपी की योगी सरकार हमेशा से चिंतित रही है। आज सीएम योगी ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। इसके साथ ही उन्होंने कांवड़ियों के लिए किए जा रहे सरकारी इंतजामों का भी निरीक्षण किया। लेकिन आजम खान ने कांवड़ियों को लेकर ऐसी बात कह दी जो सलाह कम और तंज ज्यादा लग रही है। सावन के महीने में उत्तर प्रदेश की सड़कों का नजारा बदल गया है। आसमान से देखेंगे तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये तस्वीरें सीएम योगी के चौपर से ली गई हैं। कांवरियों को लेकर योगी सरकार हर बार सतर्क रही है और इस बार भी हालात ऐसे ही हैं। कांवरियों के लिए इंतजाम कैसा किया गया है, जगह जगह उनका स्वागत कैसे हो रहा है और अधिकारी कितने चुस्त और दुरुस्त हैं, इसका निरीक्षण खुद सीएम योगी ने किया। सीएम योगी ने न सिर्फ व्यवस्थाओं का हवाई निरीक्षण किया, बल्कि साथ में कांवरियों पर पुष्प वर्षा भी की। सीएम योगी का चौपर कभी बागपत में होता तो कभी मेरठ में, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में भी उन्होंने हवाई निरीक्षण किया। और जब खुद प्रदेश के मुखिया कांवर यात्रा को लेकर इतने गंभीर हों तो भला विधायक कैसे पीछे रहेंगे। सहारनपुर में भाजपा विधायक राजीव गुंबर भी कांवरियों पर पुष्प वर्षा करते देखे गए। पश्चिमी यूपी की सड़कें भोले के भक्तों से पटी पड़ी हैं। कहीं सरकार खुद इन भक्तों पर फूल बरसा रही है तो कहीं पूरा पुलिसिया अमला इनकी आव भगत में जुटा है। मेरठ मंडल के कमिश्नर, मेरठ रेंज के आईजी, मेरठ के डीएम और एसएसपी सब दमकल विभाग की गाड़ी पर चढ़े थे और कांवरियों पर फूल बरसा रहे थे। कांवरियों के स्वागत में फूल बरसाने के लिए मानो अधिकारियों में रेस लगी है। क्या आईएएस और क्या आईपीएस, सब फूल लेकर कांवरियों के स्वागत में खड़े हैं। गाजियाबाद में एडीएम ने कांवरियों पर पुष्प वर्षा की। कांवरियों का उत्साह बढ़ाने के लिए वो हाइड्रोलिक क्रेन में सवार हो गईं। अमरोहा में पुलिस प्रशासन शिविर लगाकर कांवरियों का इंतजार कर रहा है और उन्हें फूल माला पहना रहा है। रायबरेली में भी पुलिस ने कांवरियों पर फूलों की बारिश की। हापुड़ में भी पुलिस वाले कांवरियों पर फूल बरसाते देखे गए। सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं, आम लोग भी कांवरियों पर जमकर फूल बरसा रहे हैं।
हापुड़ में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवरियों को फल बांटे और उनके साथ सेल्फी ली, जबकि बुलंदशहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्तों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान भोले के भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई। तिरंगा यात्रा में बुलंदशहर के एसपी सिटी और सीओ सयाना भी दिखाई दिए। शामली के कैराना में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। आगरा में भी मुस्लिम समाज के लोग शिव भक्तों पर फूलों की बारिश करते देखे गए। पूरा पश्चिमी यूपी इस वक्त बदला बदला नजर आ रहा है। कुछ जगहों से कांवरियों के साथ हादसे की खबर भी आई और इस बीच आजम खान ने सरकार से ये मांग कर दी है कि जान गंवाने वाले कांवरियों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। एक तरफ तो सरकार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रही है और दूसरी तरफ इस हादसे में जान गंवाने वालों को मात्र 1 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार हर कांवड़ियों को जिनकी इस हादसे में जान गई है उन्हें 50 लाख का मुआवजा दे और 50 लाख का मुआवजा केंद्र सरकार दे। अब आजम खान सरकार को सलाह दे रहे हैं या फिर तंज कस रहे हैं, इसे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब बातें और तस्वीरें चुभती हैं तो ऐसे बयान भी सामने आने लगते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात तो चुभेगी। आज इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।